नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है, जहां हम मिलकर जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि सीखने के तौर तरीके कैसे बदले हैं, मतलब वो पारंपरिक रास्ते और आज की जो नई तकनीकें हैं, हाँ, कैसे ये सफर तय हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि पुराने और नए दोनों तरीकों में कुछ खास है और शायद उन्हें मिलाना जरूरी है। इसको समझने के लिए एक परिवार का उदाहरण लेते हैं, शर्मा परिवार का। बड़ा दिलचस्प है। एक ही घर में सीखने पर कितने अलग अलग विचार हैं। दादी माँ है, वो रटने पर जोर देती हैं। हाँ, बिल्कुल पारंपरिक सोच। और पिता, वो कहते हैं भाई यूट्यूब तो चाहिए ही चाहिए। माँ का ध्यान अनुशासन पर है और बच्चे तो एआई और कहानियों की बात करते हैं। पीढ़ियों का अंतर साफ दिखता है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे हम पारंपरिक ज्ञान की जड़ों को और आधुनिक तकनीक की इन शाखाओं को मिला सकते हैं। एक असरदार मिला-जुला तरीका, जिसे हम फ्यूजन लर्निंग कह रहे हैं, वो कैसे बन सकता है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, और ये समझना आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जानकारी तो चारों तरफ है ना? सवाल ये है कि हम सीखें कैसे, प्रभावी ढंग से। और सबसे मजेदार बात क्या है? क्या? कि हमारी सदियों पुरानी पद्धतियां, जिन्हें हम शायद बस रीति रिवाज मानते थे, वो अनजाने में ही सही वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत कारगर थीं, खासकर अगर उन्हें आज की तकनीक से जोड़ दें, सोच समझकर। अच्छा, तो शुरुआत करते पारंपरिक भारतीय तरीकों से। क्या खास था उनमें? पहला तो शायद वही गुरु शिष्य परंपरा है ना, मतलब व्यक्तिगत मार्गदर्शन। हाँ, वो एक एक पर ध्यान देना। जैसे शर्मा परिवार में दादी माँ प्रिया को खाना बनाना सिखा रही हैं, बिल्कुल सामने बिठाकर, देख बेटी पहले मैं करती हूँ फिर तू कर। हाँ, करके सीखना। और जहां अटके वहां बताया। पता चलता है कि इस तरह के अप्रेंटिसशिप मॉडल से वो 90% तक चीजें याद रह सकती हैं। हाँ, रिटेंशन बहुत हाई होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है। व्यक्तिगत सही। सिखाने वाला आपकी जरूरत देखकर तरीका बदल सकता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये हुनर बनाना है, समझ बनाना है। फिर वो कहानियों वाला तरीका, कथात्मक विधि। दादी माँ का उदाहरण याद है, कैसे अर्जुन और मछली की आंख वाली कहानी से एकाग्रता सिखा दी। हाँ, वो तो क्लासिक है। और रिसर्च भी यही कहती है कि कहानियों में पिरोई हुई बात वो सिर्फ तथ्यों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा याद रहती है। बिल्कुल, क्योंकि कहानियां हमारे दिमाग के भावनात्मक हिस्से को छूती हैं, है ना? और जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो यादें ज्यादा पक्की हो जाती हैं। अच्छा। ये सिर्फ मजा नहीं है, ये मुश्किल चीजों को आसान और यादगार बनाने का जबरदस्त तरीका है। पंचतंत्र, जातक कथाएं, हमारी संस्कृति भरी पड़ी है इससे। और वो पहाड़ों वाला क्या, लय में दोहराना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो रटना ही लगता है। ऊपरी तौर पे तो लगता है, लेकिन देखिए, इसके पीछे भी विज्ञान है। लय और दोहराव, वो जाप विधि की तरह, ये हमारे दिमाग में मेमोरी के रास्ते बनाते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं। अच्छा। हाँ, न्यूरोसाइंस यही कहता है, लयबद्ध दोहराव से चीजें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। बुनियादी चीजें याद करने का ये एक आजमाया हुआ तरीका था। और एक और था ना, वो साथ में बैठकर पढ़ना, गांव में जैसे बच्चे पढ़ते थे, एक दूसरे से पूछना, समझाना। सामुदायिक सीखना, असल में ये पीयर लर्निंग और सोशल लर्निंग का ही एक पुराना रूप है। बच्चे सिर्फ टीचर से नहीं, एक दूसरे से भी सीखते थे। हाँ, एक दूसरे को सिखाते भी थे। बिल्कुल, एक दूसरे को प्रेरित करते थे। तो ये सारे तरीके, गुरु शिष्य, कहानी, दोहराव, साथ मिलकर सीखना, ये सब सीखने की साइकोलॉजी के मूल सिद्धांतों से जुड़े हैं। ये सिर्फ पुरानी रस्में नहीं थीं, ये बहुत प्रभावी शैक्षणिक तकनीकें थीं। कमाल है, मतलब हमारे पुरखों को इसकी गहरी समझ थी। अच्छा, अब आते हैं जरा आज के तरीकों पर, आधुनिक तरीकों के फायदों पर। पहला तो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। हाँ, ये बड़ा बदलाव है। जैसे शर्मा परिवार में राहुल का केस, खान अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म पहचान लेता है कि उसे गणित में कहाँ दिक्कत है और फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस देता है। तो फायदा क्या? हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने सीखने को बहुत ज्यादा अडेप्टिव बना दिया है। वो पुराने क्लासरूम का वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम सबके लिए काम नहीं करता था, है ना? सही बात है। ये एल्गोरिदम हर छात्र के लिए सीखने का अनुभव यूनिक बना सकते हैं। जहां कमजोरी है वहां फोकस, जहां मजबूती है उसे और बेहतर करना। दूसरा बड़ा फायदा, विजुअल और इंटरैक्टिव कंटेंट। सोचिए, प्रिया इतिहास की किताब पढ़ने के बजाय 3D एनिमेशन में मिस्र के पिरामिड घूम रही है। वाह!
और रिसर्च भी कहती है कि जो लोग विजुअल लर्नर हैं, देखकर सीखते हैं, उनके लिए समझना 40% तक बेहतर हो सकता है। विजुअलाइजेशन तो मुश्किल चीजों को समझने में क्रांति ला सकता है, और जब वो इंटरैक्टिव हो तो आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप उसमें भाग ले रहे हैं। हाँ, एक्टिव लर्निंग। बिल्कुल, करके सीखने वाला सिद्धांत डिजिटल दुनिया में आ गया। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, तुरंत फीडबैक। आजकल लर्निंग एप्स में गलत जवाब दो तो फौरन पता चल जाता है क्यों गलत है, सही क्या है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो परीक्षा के बाद महीनों लगते थे पता चलने में। बिल्कुल, और ये जो तुरंत फीडबैक है ना, ये सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। गलतफहमी उसी वक्त दूर हो जाती है, इससे पहले कि वो दिमाग में बैठ जाए। सही कहा। चौथा फायदा है ग्लोबल पहुंच। शर्मा जी घर बैठे MIT के प्रोफेसर का लेक्चर देख सकते हैं। मतलब ज्ञान अब किसी शहर या देश तक सीमित नहीं। सही, दुनिया के बेस्ट टीचर, बेस्ट संसाधन, बस एक क्लिक पर। इससे तो ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ है ना? बिल्कुल, किसी छोटे गांव का बच्चा भी दुनिया के बेहतरीन ज्ञान तक पहुंच सकता है। ये अवसरों की समानता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और पांचवां, डेटा ड्रिवन प्रोग्रेस ट्रैकिंग। किस टॉपिक पर कितना वक्त लगाया, कहाँ मुश्किल हुई, कहाँ तेजी से सीखा, ये सब डेटा अब मौजूद है। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये डेटा सिर्फ छात्र की प्रगति नहीं दिखाता, बल्कि ये सिखाने के तरीकों को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। हमें पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। अच्छा, हाँ, ये डेटा एनालिसिस टीचर और स्टूडेंट दोनों की मदद करता है। सीखने की प्रक्रिया को लगातार सुधारने का एक जबरदस्त जरिया है। तो आधुनिक तकनीक ने सीखने को बहुत पर्सनल, सुलभ और मापने लायक बना दिया है। सीखने वाला अब अपनी लर्निंग जर्नी का ड्राइवर बन गया है। तो सवाल फिर वही आता है, क्या हमें चुनना पड़ेगा, पारंपरिक या आधुनिक? क्या पुरानी जड़ों को काटना ही होगा नई शाखाओं के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहते हैं, असली जादू, असली असर तब होता है जब हम दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को मिलाते हैं। इसी को हम फ्यूजन लर्निंग कह सकते हैं। चलिए, शर्मा परिवार के उदाहरण पर वापस चलते हैं। प्रिया को गणित से डर लगता था, है ना? हाँ, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले सिर्फ पारंपरिक तरीका। दादी ने कहा पहाड़े रटो, रोज अभ्यास करो। क्या हुआ? प्रिया बोर हो गई, 3-4 दिन में छोड़ दिया। जबरदस्ती वाला मामला हो गया। फिर सिर्फ आधुनिक तरीका। भाई राहुल ने YouTube वीडियो दिखाए, कुछ ऐप्स डाउनलोड करवाए। नतीजा, इतनी सारी चीजें देखकर प्रिया कंफ्यूज हो गई, फोकस ही नहीं कर पाई। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, और फिर आया फ्यूजन अप्रोच। 1. कहानी, पारंपरिक। दादी ने गणित के सवालों को अकबर बीरबल की कहानियों में पिरोया, रुचि जगी। 2. गेम्स, आधुनिक। प्रिया ने ऐप पर उन्हीं सवालों को गेम्स की तरह हल किया, मजा आने लगा। 3. साथ में सीखना, पारंपरिक। भाई राहुल के साथ बैठकर मुश्किल सवाल हल किए। 4. ट्रैकिंग, आधुनिक। एक चार्ट पर रोज अपनी प्रोग्रेस देखी, मोटिवेशन मिला। 5. असल जिंदगी में इस्तेमाल, पारंपरिक। माँ खरीदारी पर ले गई, हिसाब करवाया, उपयोगिता समझ आई। वाह, ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। और नतीजा, सिर्फ 2 हफ्तों में प्रिया का डर गायब, रुचि बढ़ी, परफॉर्मेंस सुधरी। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये फ्यूजन अप्रोच सीखने के कई जरूरी पहलुओं को एक साथ लाता है। देखिए, कहानी से इमोशनल कनेक्शन, हाँ, गेम से दिमाग की कसरत, भाई के साथ सीखने से सोशल इंटरेक्शन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग से मेटाकॉग्निशन, मतलब अपनी लर्निंग को समझना, और वो हिसाब किताब से प्रासंगिकता। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक यानी समग्र मॉडल है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये समझ, रुचि, आत्मविश्वास सब बढ़ाता है, और इसे आप अपनी जरूरत और संस्कृति के हिसाब से ढाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और जरूरी मुद्दा है ये समझना कि सबका सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होता। वाक मॉडल इसी बारे में है। हाँ, वाक। ये स्टाइल को 4 हिस्सों में बांटता है। वी, विजुअल, देखकर। ए, ऑडिटरी, सुनकर। आर, रीडिंग राइटिंग, पढ़कर लिखकर। और के, किनेस्थेटिक, करके। पता चलता है कि शर्मा परिवार में भी सबके स्टाइल अलग हैं। प्रिया विजुअल और किनेस्थेटिक है, देखकर और करके सीखती है। राहुल ऑडिटरी और रीडिंग राइटिंग वाला है। जब उन्हें ये समझ आया तो उन्होंने एक ऐसा फैमिली स्टडी प्लान बनाया जिसमें सबका ध्यान रखा गया। जैसे ज्यामिति के लिए प्रिया रंगोली पैटर्न किनेस्थेटिक विजुअल बना सकती है और साथ में इन्फोग्राफिक्स भी देख सकती है। ये बहुत जरूरी बात है, अपना और दूसरों का लर्निंग स्टाइल समझना। चाहे वो परिवार हो,
क्लासरूम हो या ऑफिस, इससे हम सिखाने के तरीके बेहतर बना सकते हैं और ये फ्यूजन वाला तरीका और भी असरदार हो जाता है। हाँ, और इससे एक सवाल उठता है कि हम अपने सीखने के माहौल को अलग अलग स्टाइल के लिए कितना अनुकूल बनाते हैं। क्या हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं या विविधता को अपनाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब कुछ डिजिटल टूल्स की बात करते हैं जो पारंपरिक तरीकों को बेहतर बना सकते हैं। ये उनको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके साथ काम करने के लिए है। हाँ, मददगार के तौर पर। जैसे बहुत बेसिक लेवल पर फ्लैश कार्ड एप्स, हाँ। ये रटने को गेम जैसा बना देते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप से आप खुद को पढ़ाते हुए सुनकर सीख सकते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए अच्छा है। सही। टाइमर ऐप्स है, पोमोडोरो जैसी तकनीकों के लिए। नोट टेकिंग ऐप्स तो हैं ही। ये सब छोटे छोटे मगर काम के टूल हैं। थोड़े और आगे बढ़ें तो खान अकेडमी, बाइजूस, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है जो पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस देते हैं। कोर्सेरा, एडेक्स पर दुनिया भर के कोर्स हैं। यूट्यूब पर तो खैर अनगिनत चैनल है। जानकारी का भंडार है। कैनवा जैसे टूल से आप विजुअल नोट्स बना सकते हैं। माइंड माइस्टर से माइंड मैपिंग कर सकते हैं, जो विचारों को जमाने का एक पारंपरिक तरीका ही है। हाँ, माइंड मैपिंग बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अब डिजिटल हो गया है। और फिर आते हैं और भी एडवांस टूल, AI ट्यूटर जैसे चैट GPT, क्लॉड जो सवाल समझा सकते हैं, वॉल्फ्रेम अल्फा गणित के लिए, गूगल स्कॉलर रिसर्च के लिए, और VR AR ऐप्स। सोचिए इतिहास की क्लास में आप सचमुच हड़प्पा में घूम रहे हो। वो तो अनुभव ही बदल देगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात याद रखनी है, ये सब क्या है? उपकरण। बिल्कुल, सिर्फ उपकरण, साधन। ये टीचर या गुरु की जगह नहीं ले सकते। इन्हें उनका सहायक समझना चाहिए। इनका काम है पारंपरिक ज्ञान की नींव पर नई क्षमताएं बनाना, सीखने को ज्यादा कुशल, दिलचस्प और सुलभ बनाना। लेकिन वो मानवीय स्पर्श, वो मार्गदर्शन, वो पारंपरिक ज्ञान, उसकी अहमियत कम नहीं होती। इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए। और एक और बहुत शक्तिशाली विचार जो स्रोतों से मिला है, परिवार को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक सीखने की इकाई बनाना, एक फैमिली लर्निंग इकोसिस्टम तैयार करना। हाँ, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर पीढ़ी की अपनी भूमिका हो सकती है ना? दादा दादी, नाना नानी अपने अनुभव, कहानियां, पारंपरिक ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान के भंडार होते हैं वो। माता पिता संतुलन बना सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, अनुशासन रख सकते हैं। और बच्चे, वो तो अक्सर टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं, वो नए टूल्स, नए नजरिए ला सकते हैं। हाँ, रिवर्स मेंटरिंग भी हो सकती है। बिल्कुल। शर्मा परिवार ने ये कैसे किया? उन्होंने पहले एक दूसरे के लर्निंग स्टाइल समझे, पारंपरिक तरीकों की लिस्ट बनाई, कहानी सुनाना, साथ में कुछ करना, आधुनिक टूल्स खोजे, फिर मिलकर कुछ लक्ष्य तय किए। साझा लक्ष्य। हाँ, जैसे सब मिलकर कोई नई भाषा सीखेंगे या कोई स्किल। फिर सबके लिए फ्यूजन प्लान बने और सबसे जरूरी, एक दूसरे को सिखाना शुरू किया। बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को। हफ्ते में कुछ घंटे साथ सीखने के लिए तय किए। ये साथ मिलकर सीखने वाला समय बहुत कीमती होता है। और नतीजे? सिर्फ पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ। हाँ, बच्चों की परफॉर्मेंस 20-30% बेहतर हुई, पर साथ ही सबने कुछ नया सीखा, रिश्ते मजबूत हुए, बातचीत बढ़ी और उन्होंने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। जब परिवार एक साथ सीखता है ना, तो ये सिर्फ ज्ञान का लेन देन नहीं होता, ये आपसी समझ, इज्जत, रिश्तों को गहरा करता है। घर में एक ऐसी संस्कृति बनती है जहां सीखना जिंदगी भर चलने वाला एक मजेदार सफर बन जाता है। ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत कुछ एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजीज और मूल्यांकन के तरीकों की भी बात करते हैं, जिनमें फ्यूजन में लाया जा सकता है, जैसे स्पेस्ड रेपिटिशन। हाँ, अंतराल पर दोहराओ। जानकारी को थोड़े थोड़े गैप पर दोहराना ताकि याद रहे। ये दादी माँ के रोज अभ्यास करवाले ज्ञान का ही साइंटिफिक रूप है। एंकी जैसे ऐप्स इसमें मदद करते हैं। बिल्कुल। या एक्टिव रिकॉल, मतलब पढ़ी हुई चीज को बिना देखे याद करने की कोशिश करना। दिमाग पर जोर डालना। या इंटरलीविंग, एक ही टॉपिक को लगातार पढ़ने के बजाय अलग अलग टॉपिक मिला जुला कर पढ़ना। शायद पुराने गुरुकुलों में ऐसा होता था। हाँ, विषयों का मिश्रण। ये सब तकनीकें सीखने को सिर्फ जानकारी लेने तक नहीं रखती, बल्कि उसे दिमाग में बिठाने, इस्तेमाल करने और गहराई से समझने पर जोर देती हैं। सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। और यही बात मूल्यांकन यानी असेसमेंट पर भी लागू होती है। यहाँ भी फ्यूजन हो सकता है। पारंपरिक तरीकों की ताकत, जैसे टीचर का व्यक्तिगत ध्यान, छात्र की पूरी प्रक्रिया को समझना, प्रैक्टिकल एग्जाम, हाँ, वो होलिस्टिक व्यू, उसे आधुनिक तरीकों के फायदों, जैसे ऑब्जेक्टिव मार्किंग, तुरंत रिजल्ट, डेटा एनालिसिस के साथ जोड़ा जा सकता है। शर्मा परिवार ने साप्ताहिक लर्निंग पोर्टफोलियो शुरू किया।
बच्चे लिखते थे, क्या सीखा, क्या मुश्किल लगा। ये पारंपरिक आत्मचिंतन हुआ। सेल्फ रिफ्लेक्शन। और साथ में उनके ऑनलाइन क्विज स्कोर और ऐप यूसेज का डेटा भी होता था। ये आधुनिक ट्रैकिंग हुई। तो ये मिला जुला मूल्यांकन सीखने की ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर देता है। सिर्फ फाइनल एग्जाम के नंबर नहीं, बल्कि पूरी यात्रा, कोशिशें, प्रगति और असली समझ को महत्व देता है। बहुत ही रोमांचक संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। सोचिए, एक एआई ट्यूटर जो आपके पर्सनल गुरु की तरह आपकी ज़रूरतें, आपकी रफ्तार, आपकी स्टाइल समझकर गाइड करे 24/7। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अगला लेवल। या वीआर हेडसेट पहनकर आप हड़प्पा की गलियों में घूमकर सीख रहे हों, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हों। अनुभवात्मक सीखना। या ब्लॉकचेन पर आधारित सर्टिफिकेट जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आपके पारंपरिक हुनर और आधुनिक स्किल्स दोनों को भरोसे के साथ दर्ज करें। हाँ, भविष्य का सीखने का माहौल शायद ऐसा ही होगा, हर इंसान की जरूरत के हिसाब से बना हुआ, टेक्नोलॉजी से लैस, लेकिन मानवीय संपर्क, सहयोग और पारंपरिक ज्ञान की जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हम इन शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल समझदारी से करें, सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समझ, विवेक और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी साधन है, साध्य तो इंसान का विकास ही रहना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने पारंपरिक और आधुनिक तरीकों को देखा, उनके संगम की ताकत को समझा और ये जाना कि सीखना कैसे एक व्यक्तिगत और पारिवारिक यात्रा बन सकता है। कुछ सुनहरे नियम जो सामने आए। हाँ, क्या है वो? पहला, पुराना बनाम नया नहीं, पुराना प्लस नया बेस्ट है, दोनों को मिलाएं। सीखने की स्टाइल जरूरी है, अपनी और दूसरों की समझें। परिवार एक जबरदस्त सीखने की इकाई बन सकता है। टेक्नोलॉजी सहायक है, मालिक नहीं, सोच समझकर इस्तेमाल करें। अपनी सांस्कृतिक जड़ों को न भूलें, उसे सीखने में शामिल करें। मूल्यांकन पूरा हो, सिर्फ नंबर नहीं। भविष्य के लिए तैयार रहें पर जड़ों से जुड़े रहें। बहुत बढ़िया सारांश। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि सीखने का विकास पुराने को फेंक देने में नहीं है, बल्कि उसे नए के साथ समझदारी से जोड़ने में है, बैलेंस बनाने में है, दोनों दुनियाओं की अच्छी बातें अपनाने में है। और अंत में बस एक विचार, जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। सीखना शायद जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। इस सफर में पारंपरिक पगडंडियां भी हैं, आधुनिक हाईवे भी। जरूरी यह है कि हमारी मंजिल हमेशा ज्ञान, समझ और अपना विकास हो। असली सवाल यह है कि हम अकेले, अपने परिवारों में, अपने समाज में इस सीखने के सफर को सबसे ज्यादा सार्थक, असरदार और मजेदार कैसे बना सकते हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, विकसित होते रहिए। अगली बार हम बात करेंगे भावनाओं का संतुलन, पारिवारिक सद्भाव के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर। जरूर जुड़ेगा। नमस्कार।